रिकर्सिव फंक्शन के बारे में हमने पढ़ना था। कुछ पहले से हमने कंसेप्ट लिया हुआ है रिकर्सिव फंक्शन के बारे में। तो रिकर्सिव फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है कि जिसमें उसकी टर्मिनेशन से पहले, मसलन उस फंक्शन की टर्मिनेशन से पहले वो अपने आप को कॉल करे, यानी अपने आप को दोबारा से कॉल कर दे, तो उसको हम कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन। यानी रिकर्जन उस प्रोसीजर को कहते हैं या उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें एक फंक्शन अपने आप को दोबारा से कॉल करे, यानी फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, अपने आप को कॉल करे। ठीक है, और ये एक्शन जो है वो बहुत तेजी से परफॉर्म होता है। लास्ट टाइम हमने फैक्टोरियल को डिस्कस किया था रिकर्जन में, जिसमें हमने ये बात की थी कि बैक ट्रैकिंग होती है। याद है कुछ है ज़हन में? सर बताइएगा दोबारा एक बार। हमने ये बात की थी कि जो रिकर्जन होती है ना, रिकर्जन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा फंक्शन जो अपनी टर्मिनेशन से पहले अपने आप को दोबारा से कॉल करे, तो उसको हम कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन या रिकर्जन कहते हैं। और उसमें कम से कम एक बेस क्राइटेरिया होता है जिसके बिहाफ पर उस रिकर्सिव फंक्शन ने टर्मिनेट होना होता है। जैसा हमने ये बात की है कि फंक्शन को टर्मिनेट होने से पहले उसने अपने आप को दोबारा कॉल करना है। तो टर्मिनेट कब होगा? जब एक कंडीशन अप्लाई कर दे, उसके अंदर एक कंडीशन अप्लाई कर दें, तो उसके बिहाफ पर उसने टर्मिनेट होना होता है। ठीक है। यस। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको मैंने फैक्टोरियल की एग्जांपल दी थी। अगर आपको आपके जहन में है तो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ स्क्रीन। ये हमने फैक्टोरियल को अंडरस्टैंड किया था, जी याद सर, है? आपने बताई थी, हाँ, याद है सर। तो उसमें 5 फैक्टोरियल को जब आपने कैलकुलेट करना है तो 5 फैक्टोरियल किस तरह से कैलकुलेट होता है? 5 सर इंटू 4 पहले 5 को 4 फैक्टोरियल से, फिर इट मीन्स आगे 5 4 को जी। इट मीन्स कि 5 फैक्टोरियल उस वक्त तक कैलकुलेट नहीं हो सकता जब तक आप 4 फैक्टोरियल फाइंड आउट ना कर लें। इसी तरह 4 फैक्टोरियल उसी वक्त कैलकुलेट होगा जब आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल होगा। लेकिन 3 फैक्टोरियल कैलकुलेट कब होगा? जब आप 3 मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल निकालेंगे। और 2 फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 फैक्टोरियल के साथ। और जब 1 फैक्टोरियल होता है और इसकी वैल्यू होती है 1 बाय डेफिनेशन। तो इस 1। तरह से बैक ट्रैकिंग आप करते जाएं तो आपके पास फाइनल 5 फैक्टोरियल की वैल्यू जनरेट हो जाती है। तो ये अमल फॉरवर्ड और बैकवर्ड आपका जो एक्चुअल सोल्यूशन स्टार्ट होता है बैक ट्रैकिंग से होता है। यानी जब आपका प्रोसेस बैकवर्ड मूव करता है, यानी यहाँ से 1 फैक्टोरियल के बाद अब ये बैक होना शुरू हो गया। जो जो प्रोसेस पेंडिंग में थे, जो जो फैक्टोरियल पेंडिंग में थे, वो कैलकुलेट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये इतनी तेजी से होता है कि इसको हम परफॉर्म करते हैं रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू। ठीक है, रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू इसको हम कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? यस सर। तो हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसमें रिकर्सिव फंक्शन के अंदर एक बेस क्राइटेरिया एक ऐसा होता है जिसके बिहाफ पर उस फंक्शन ने टर्मिनेट होना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर कर लेते हैं, लाइक फैक्टोरियल हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फैक्टोरियल, और उसके अंदर वैल्यू जो हम पास करेंगे इंटीजर टाइप की वैल्यू हम पास कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। अब ये वेरिएबल नाम कौन सा है बता सकते हैं? लोकल है, ग्लोबल है? लोकल लोकल वेरिएबल है सर। लोकल सर ये वेरिएबल लोकल है। किसका? मेन का। एनी पॉजिटिव वैल्यू, फैक्टोरियल हमेशा पॉजिटिव वैल्यू का जनरेट होता है। ठीक है, सी यस सर। नाम। ठीक है, अगर आप ये समझते हैं कि आपने यहाँ पे चेक भी लगाना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो उसको मैसेज दें, भाई फैक्टोरियल नेगेटिव वैल्यू का कंसीडर नहीं होता, या वैल्यू नेगेटिव वैल्यू का फैक्टोरियल कैलकुलेट नहीं होता, तो आप मैसेज दे दें। अदरवाइज फंक्शन को कॉल कर लें। ऐसा कर लें हम।
करने सर। इफ नाम ग्रेटर देन 0, अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो फिर आपने फंक्शन को कॉल करना है ना, फैक्टोरियल, किसको हमने पास करना है, नाम को, ऐसे ही है ना। और क्योंकि इसने वैल्यू रिटर्न भी करनी है, तो यहाँ पे आप इसको बेशक सी आउट के साथ ही लिख दें, यहाँ एक नया वेरिएबल लिख दें, द फैक्टोरियल ऑफ गिवन वैल्यू इज, ठीक है। यस सर। यहाँ पर आप इसको डिस्प्ले कर दें इधर ही नहीं तो आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करके उसमें वैल्यू स्कैन करवाएं, यानी रीड करवाएं, रिटर्न करवाएं, और उस वेरिएबल को आप शो कर दें। अगर ये पॉजिटिव नहीं है तो क्या है फिर, एल्स केस में नेगेटिव। तो सी आउट मैसेज क्या दें, गिवन वैल्यू इज नेगेटिव, so factorial cannot find। ठीक हो गया। यानी फंक्शन कॉल कब होगा, जब वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब हम आते हैं अपने फंक्शन की तरफ। तो इंट हमारे पास रिटर्न टाइप है उसकी, और नाम क्या है, फैक्टोरियल। वैल्यू कौन सी पास हो रही है, हमारे पास नम पास हो रही है ना, नाम को पास कर रहे हैं, ये वैल्यू फंक्शन कॉलिंग हो रही है। ये क्या हो रहा है, फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, और फंक्शन कॉलिंग के बाद जब वैल्यू रिटर्न होके आएगी तो इसी जगह पे रिटर्न होके आएगी, यानी इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, ये जो वैल्यू यहाँ से इंटीजर टाइप की रिटर्न होके आएगी। क्लियर। अच्छा, रिकर्सिव फंक्शन के लिए जरूरी है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, उसका बेस क्राइटेरिया आपने मेंशन कर देना। इफ, अब बेस क्राइटेरिया क्या है, एन जो है, एन के ऊपर आपने बेस क्राइटेरिया लगाना है ना। एन आपके पास अगर तो इक्वल टू 1 हो तो देन क्या रिटर्न करें, 1। बाय डेफिनेशन 1 का फैक्टोरियल 1 होता है ना। यस सर। एल्स केस में यही फंक्शन अपने आप को कॉल करे, फैक्टोरियल, और इसमें हमने पास क्या करना है, n-1, लेकिन इसका प्रोडक्ट होता है किसका, रिटर्न करेंगे हम, रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल n-1। तो यहाँ पे मैं अगर आपको दोबारा से ये डायग्राम आपको नोटपैड की फाइल आपको शो करवाता हूँ, फैक्टोरियल जहाँ पे कैलकुलेट किया था, ये आपके सामने नोटपैड की फाइल है। तो बाय डेफिनेशन n फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, n इंटू n-1 फैक्टोरियल, इसके इक्वल होता है। यहाँ पे देखें, अगर आपके पास n की वैल्यू 5 है, तो 5 फैक्टोरियल को कैसे लिखा हुआ है, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल नहीं लिखा हुआ। यस सर। तो इसी तरह से n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं ना, n इंटू n-1 फैक्टोरियल। सर। यस सर। हाँ जी, लिख सकते हैं। और आपके पास 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 1 के, और 1 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, ये भी 1 के। ठीक है, 1 के। क्लियर।
क्लियर सर। तो हम वापस आते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ, कोडिंग की तरफ। तो ये हमने क्या रिटर्न करना है, n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1, यानी n इंटू n फैक्टोरियल होता है ना, n-1 फैक्टोरियल होता है, तो हमने फैक्टोरियल का फंक्शन दोबारा से कॉल कर लिया। अब ये कॉलिंग कहाँ पे हो रही है, हमने लूप नहीं यूज किया, विदाउट एनी लूप। पहले जब हम फैक्टोरियल कैलकुलेट करते आए उसमें हमने लूप यूज किया था, ऐसे ही था। यस सर। लूप यूज किया था ना, यहाँ पे लूप यूज हो रहा है। नहीं सर। हम उसी फंक्शन को दोबारा दोबारा कॉल कर रहे हैं। कब तक कॉल करते रहेंगे, जब तक n की वैल्यू 1 नहीं आ जाती। n की वैल्यू 1 आएगी तो रिटर्न क्या होगा, 1, और वहां से फिर बैक ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? चेक करें इसको, करें सर। F9 कंपाइल हो गया। उसके बाद हमने आउटपुट स्क्रीन शो करनी है। हाँ जी, कौन सी वैल्यू दें, पहले नेगेटिव वैल्यू के लिए चेक करें। कर लें सर। -5, तो क्या कहता है, गिवन वैल्यू इज नेगेटिव सो फैक्टोरियल कैन नॉट फाइंड। ठीक है, गिवन वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। हम इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं, F10। क्या वैल्यू दें, 5 चेक करें। यस सर। आंसर क्या आया, 120। यानी हमने लूप को यूज किए बगैर रिकर्सिव फंक्शन हमने बनाया। रिकर्सिव फंक्शन ने क्या किया, अपने आप को दोबारा से कॉल किया। कब तक कॉल करता जा रहा है, जब तक उसका बेस क्राइटेरिया मीट नहीं करता, तो उस वक्त तक अपने आप की कॉलिंग परफॉर्म कर रहा है। जब अपने आप को कॉल करता जा रहा है तो कैलकुलेशन परफॉर्म होती जा रही है, और एट द एंड फौरी तौर पर आपको एक आंसर मिलता है जिसके बिहाफ पर अब उस आंसर को डिस्प्ले कर रहे हैं। द फैक्टोरियल ऑफ गिवन वैल्यू इज। अदरवाइज अगर आप नेगेटिव वैल्यू देते हैं तो नेगेटिव वैल्यू के बिहाफ पर वो कहता है कि गिवन वैल्यू इज नेगेटिव सो फैक्टोरियल कैन नॉट बी फाइंड। ठीक है, समझ आई है इसकी? सर हाँ जी, हाँ जी। अगर 1 वैल्यू देंगे तो उसके बाद टर्मिनेट हो जाएगा। 1 वैल्यू देंगे फौरी टर्मिनेट होगा। अब इसको चेक कर लें, कंपाइल कर दिया मैंने इसको। मैं यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको 1 देता हूँ तो आंसर क्या आया, 1 का आंसर क्या है, 1 फैक्टोरियल। यस सर। ठीक है भाई, क्लियर है? यस सर। यस सर। अगर आपने इसको 0 के साथ भी इम्प्लीमेंट करना है तो 0 के साथ भी आप कर सकते हैं। तो मैं कोडिंग में दोबारा आ जाता हूँ। हमने यहाँ पे लिखा है कि अगर n 1 के इक्वल है, अगर 1 के इक्वल है तो फिर आप क्या करें, फिर आप क्या करें, रिटर्न करें 1। तो हम ये भी लिख सकते हैं 1 से लेस हो या इक्वल हो। हम ये भी कर सकते हैं लेस देन इक्वल टू 1। अब लेस कब होगा, जब 0 होगा। लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ग्रेटर देन सर मैं इक्वल लिखा हुआ है। 0 से ग्रेटर होगा ना तो देन फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा। जब 0 से ग्रेटर होगा तो वो तो हमेशा 1 ही होगा, 0 तो नहीं होगा। तो अगर हम इसको चेंज करना चाहें, 0 के लिए भी इम्प्लीमेंट करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। तो हम ये क्या करते हैं कि हम लेस देन 0 यहाँ पे लिख देते हैं, और ये स्टेटमेंट हम उठा के एंड कट
और यहाँ पे पेस्ट, और इसको हम कट करेंगे और इसको नीचे प्लेस करते हैं। अब गौर करें मैंने क्या किया है, अगर लेस देन 0 है तो नेगेटिव है ना, लेस देन 0 है तो Yes, नेगेटिव sir. है, तो इसका मतलब 0 है या 0 से बड़ा है तो वो पॉजिटिव है, 0 है या 0 से बड़ा है तो वो पॉजिटिव है। इसका मतलब 0 भी आप पास कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आप 0 भी वैल्यू पास कर सकते हैं और उसका आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि हमने लिखा है n लेस देन इक्वल टू 1। बेस क्राइटेरिया देखे ना, यहाँ तो वो 1 हो या 1 से लेस हो, 1 से लेस कौन सा होता है, 0, तब भी उसका आंसर 1। इसको अगर मैं दोबारा से यहाँ पे शो करवाऊँ आपको ये स्क्रीन, तो हमने ये लिखा नहीं है 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 और 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 और n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये डेफिनेशन हमने लिखी है ना यहाँ पे, Yes, sir. तो इसको 0 के लिए चेक कर लेते हैं। कंपाइल हो गया, कंपाइल होने के बाद मैंने इसको कर दिया है एग्जीक्यूट। आउटपुट स्क्रीन आपके सामने, कौन सी वैल्यू हमने दे के चेक करना है, 0 देनी है ना वैल्यू, 0 फैक्टोरियल Yes, sir. कैलकुलेट करना है ना। तो आंसर देखें, आंसर क्या आया 0 फैक्टोरियल का, 1. 1। नेगेटिव वैल्यू का ये जनरेट नहीं करने देगा, 0 का 1, 1 का 1 और आगे जितने भी हैं उसके मुताबिक उसके कैलकुलेशन परफॉर्म होगा। क्लियर है सबको? बाय Yes, sir. डेफिनेशन हमने इसको इंप्लीमेंट कर दिया है, फैक्टोरियल को बाय डेफिनेशन हमने इंप्लीमेंट किया है। ठीक है, क्लियर? सर अगर Yes, हम sir. अपनी बेस को, हाँ जी बोलें। अगर बेस को चेंज कर दे, 5 कर दे, तो 5 से अबव ही वैल्यूज का फैक्टोरियल आएगा। जी 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 जी, अगर आप यहाँ पे जो भी आप जब आप इस फंक्शन को कॉल करना है तो वो हमेशा 0 हो या 0 से बड़ी वैल्यू होगी, तो इस आप फैक्टोरियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बेस क्राइटेरिया आपका वो बेस क्राइटेरिया होता है जिसके ऊपर आपने इस फंक्शन को टर्मिनेट करवाना है। टर्मिनेट क्यों करवाना है, क्योंकि ये हर बार अपने आप को कॉल करता जा रहा है, हर बार जब अपने आप को कॉल करता जा रहा है तो ये रुकने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू हर बार चेंज होती जाएगी। अगर ये आप ये वाली वैल्यू स्किप कर दें, ये 3 लाइनें यहाँ पे स्किप कर दें, तो हर बार क्या करेगा, ये कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा और करता ही जाएगा, अपने आप को कॉल करता ही जाएगा और इन्फिनिट टाइम ये एग्जीक्यूट होगा। इसलिए हमने उसका बेस क्राइटेरिया मेंशन किया है ताकि वो टर्मिनेट हो जाए, रुक जाए, वहां से वैल्यू रिटर्न होना शुरू हो जाए। क्लियर? क्वेश्चन है किसी का? No, sir. कोई और? चलें ठीक है, नेक्स्ट हम रिकर्जन को एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जो कि पावर कैलकुलेशन के लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे, रिकर्सिव फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम पावर को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो उसी तरह से हम एक उसकी रिटर्न टाइप लिख देते हैं और यहाँ पे पावर, और आपको पता है कितनी वैल्यू पास होनी है। जब हम एक वैल्यू की पावर कैलकुलेट करते हैं तो कितनी वैल्यू हम असाइन करते हैं फंक्शन को, एक होती है बेस और एक होती है पावर, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब इंट कॉमा इंट, ऐसे ही ना। तो Yes, sir. दो पैरामीटर हम पास करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं दो वेरिएबल, बेस कॉमा पावर वैल्यू।
क्योंकि हमने पावर फंक्शन का नाम रखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे पावर लिख नहीं सकते। ठीक है, तो हमने क्या किया है, दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। एक अगर आप रिजल्ट का करना चाहते हैं तो उससे रिजल्ट का भी आप कर सकते हैं, जो भी रिजल्ट कैलकुलेट होके आता है। तो यहाँ पे हम क्या क्या लिखेंगे, सी आउट एंटर बेस वैल्यू सीन बेस। दूसरी कौन सी वैल्यू लेनी है, एंटर पावर वैल्यू, पावर वैल्यू हमने ले ली, क्या है जी, पावर वैल्यू। ठीक है, क्लियर। हमने बेस भी पिक कर ली और पावर भी यूजर से डिमांड कर ली। उसके बाद रिजल्ट में हम असाइन करवाएंगे पावर के फंक्शन को, और दो पैरामीटर हम पास कर रहे हैं, एक पहला पैरामीटर बेस और दूसरा पैरामीटर पावर वैल्यू। अब कोई बता सकता है ये पैरामीटर पासिंग बाय वैल्यू हो रहा है या पासिंग बाय रेफरेंस है? रेफरेंस दोबारा। वैल्यू। हाँ जी दानिया। ऐसे पासिंग द वैल्यू। पासिंग बाय वैल्यू है, पासिंग बाय वैल्यू है, क्योंकि अगर रेफरेंस होता तो हमने यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाना था, इस जगह पे एंड ऑपरेटर लगाना था अगर पासिंग बाय रेफरेंस होता। तो ये क्या है, पासिंग बाय वैल्यू। द रिजल्ट इज, और यहाँ पे हम इसको रिजल्ट को शो कर देते हैं। अच्छा, ये हमारा मेन फंक्शन रेडी हो गया। मेन फंक्शन रेडी हो गया जिसमें हमने सबसे पहले हमने ये काम क्या किया, फंक्शन को डिक्लेयर किया, फंक्शन डिक्लेरेशन की है। ठीक है, फंक्शन को डिक्लेयर किया और यहाँ पे हमने क्या किया है, फंक्शन को क्या किया है, बताएगा कोई? फंक्शन को क्या किया है, फिर कॉल की है। फंक्शन कॉलिंग हुई है यहाँ पे। ठीक है, अब फंक्शन को हमने क्या करना है, डिफाइन करना है। फंक्शन को डिफाइन करने से पहले हम अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि पावर किस तरह से कैलकुलेट होती है। ऐसे ही ना, जस्ट लाइक मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास है 3 raised to power 4। अब ये क्या है, 3 raised to power 4 कितना होता है, या हम ये कह लेते हैं 2 raised to power 4 कह लेते हैं, आसान हम करते हैं। तो ये किसके इक्वल होता है, 2 raised to power 4 16 के। बताएं भाई, ये इस तरह से होता है ना। ये मैं आपको थोड़ा सा कमेंट्स में मैं यस सर 16 के इक्वल होता है। 16 के इक्वल होता है, यानी अगर 2 raised to power 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2। कितनी टाइम्स हमने लिखा है, 4 टाइम 4 मल्टीप्लाई किया है ना। 4 टाइम हमने क्या किया है, बेस को मल्टीप्लाई किया, तो आंसर क्या आया, 16। ऐसे ही ना, आपने 5 टाइम लिख दिया 2 को। 5 टाइम लिख दिया, ये मैं स्किप कर देता हूँ। अब ठीक है, यस सर। अच्छा इसका मतलब बेस को आप 4 टाइम यानी पावर टाइम अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर एक्यूरेट आता है। तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 × 2 raised to power 3, क्या लिख सकते हैं इस तरह से? 2 raised to power 3 कितना होता है,
2 रेज़ टू पावर 3 कितना होता है? 8। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है आंसर? बताएं भाई। 2 मल्टीप्लाई 8 कितना होता है? 16। तो इसका मतलब 2 रेज़ टू पावर 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ टू पावर 3। ऐसे ही है। अच्छा, अब 2 रेज़ टू पावर 3 को किस तरह से लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2 लिख सकते हैं। यस सर। भाई 2 रेज़ टू पावर 3 जो होता है वो 8 के इक्वल होता है ना। यस सर। अब 2 रेज़ टू पावर 3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2। ऐसे ही है, यानी 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2 कितना होता है? 4। 2 इंटू 4 कितना होता है? 8। 8। सेम है ना। तो आप लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 2 को 2 रेज़ टू पावर 2 को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ टू पावर 1 लिख सकते हैं। यस सर। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 1 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 1 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 0। 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 0 लिख सकते हैं। यस सर। हाँ जी बोलें। यस सर लिख सकते हैं। क्योंकि 2 रेज़ टू पावर 0 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। 2 रेज़ टू पावर 0 जो होगा वो किसके इक्वल होता है? 1 के। अब क्या होगा? बैक ट्रैकिंग शुरू कर सकते हैं हम। ऐसे ही है ना। यस सर। अब बैक ट्रैकिंग स्टार्ट कर देते हैं। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इधर हम यहाँ पे था ना आपके पास, और इसको हम 2 रेज़ टू पावर 1 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 0 की जगह पे हम यहाँ पे 1 लिख दें और इसका आंसर क्या आता है? 2। ठीक है, और इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं नेक्स्ट। इस 2 रेज़ टू पावर 1 की जगह हम 2 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 4। बैक ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई ना। और इसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से 2 रेज़ टू पावर 3 को 2 रेज़ टू पावर 2 की जगह पे हम 4 लिख दें और ये आपके पास 8 वैल्यू आती है 2 रेज़ टू पावर 3। और यहाँ पे आपके पास 2 रेज़ टू पावर 4 था। इसको हम दोबारा से हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और 2 रेज़ टू पावर 3 की जगह हम सिंपल 8 लिख सकते हैं और इज इक्वल टू 16 लिख सकते हैं। 2 रेज़ टू पावर 4 16 ही होता है ना। यस चुप हो सर। गए आप। 2 रेज़ टू पावर 4 जो होता है 16 ही होता है ना। यहाँ पे भी हमने यस देखा। सर। तो इधर अगर आप गौर करें, आपके पास जो बेस वैल्यू है उसी की पावर हम कैलकुलेट करते जा रहे हैं, उसी की हम पावर कैलकुलेट करते जा रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट के साथ। और हर बार पावर एक कम होती जा रही है, हर बार पावर एक कम होती जा रही है। ऐसे ही ना। जी। तो अब हम यस सर। को डिफाइन कर देते हैं। इंट पावर कौन कौन सी वैल्यू आ रही है? बेस बी और इंट
P। और यहाँ पे हम सबसे पहले हम क्या ड्रा करेंगे, बेस क्राइटेरिया बना लेते हैं। तो बेस क्राइटेरिया क्या होगा, यहाँ पे देखें हमने बेस क्राइटेरिया कहाँ तक पहुंचे थे, जब रिटर्न 1 आएगा, आंसर 1 आएगा उसका, बता सकते हैं? 2 raised to power 0। नहीं, जब पावर 0 होगी, जब पावर 0 होगी तो रिटर्न क्या करेंगे हम, इफ p इज इक्वल टू 0, तो देन क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे 1। ऐसे ही है ना, यहां से रिटर्निंग स्टार्ट हो रही है ना, यस सर। यहां से बैकवर्ड ट्रैकिंग स्टार्ट होगी। तो एल्स केस में हमने रिटर्न क्या करना है, प्रोडक्ट रिटर्न करनी है। रिटर्न प्रोडक्ट किसकी, बेस की, ये जो बेस है, बेस मल्टीप्लाई बाय, अब उस फंक्शन को दोबारा से कॉल कर लें। इसमें कितने पैरामीटर सेंड करने हैं, दोबारा से आपने क्या करना है, बेस कॉमा टी पावर, और हर बार पावर कितनी होनी चाहिए, एक कम होनी चाहिए, ऐसे है ना भाई, हर बार पावर एक कम हो रही है ना। यस सर। तो इस तरह से आपका ये पावर का फार्मूला जनरेट हो गया, रिकर्सिव फंक्शन हमने बना लिया है। इसको वेरीफाई कर लेते हैं, चेक करते हैं, इसको कंपाइल किया, कंपाइल हो गया, उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे, F10 एग्जीक्यूट, और यहाँ पे हमारे पास आउटपुट स्क्रीन। हाँ जी, बेस हम देते हैं 2, पावर हम दे देते हैं 4, तो आंसर आना चाहिए, कितना आंसर आना चाहिए, कितना आंसर आना चाहिए, 2 रेज़्ड टू पावर 4 16। देखते हैं आंसर आता है। हाँ जी, आंसर क्या आया, 16 आ गया है। इसका मतलब आंसर हमारा एक्यूरेट आया है। इस प्रोग्राम के अंदर भी हमने लूप यूज नहीं किया, हमने कौन सा फंक्शन बनाया, रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन हमने बनाया। अब अगर आप इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करें और किसी और वैल्यू के लिए चेक करें, बताएं कोई और वैल्यू, बेस आप बता दें। मैं अगर ये कहूँ 5 रेज़्ड टू पावर, बता दें 5 रेज़्ड टू पावर कितना करें, 37। हाँ जी 3 कहते 5 रेज़्ड टू पावर 3 कितना होता है, 125। तो आंसर देखें सही आया। यस सर। क्लियर है? यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन, हमने 2 प्रोग्राम बनाए किसके, रिकर्सिव फंक्शन के। तो आप रिकर्सिव फंक्शन को यूज करते हुए फास्टली एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, हमने 2 फंक्शन बनाए, एक फैक्टोरियल का और एक पावर का। अगर किसी किस्म की कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं आप। क्वेश्चन है किसी का? सर पेपर में किस किस्म के क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे प्रोग्राम में बनाना होगा? प्रोग्राम हो सकते हैं, आउटपुट हो सकती है, उस तरह से कंसेप्ट होंगे, और डेफिनेशंस वगैरह भी हो सकती हैं। डेफिनेशन कह सकते हैं, कंसेप्ट के मामले में आप उसको लिख सकते हैं। जो थियोरेटिकल पार्ट हम कुछ 2-3 दिनों से पढ़ रहे थे, 2-3 क्लासेस से, वो भी हो सकता है। जी जी, आप लोग ना जो वीडियोस है ना उसको लाजमी देखा करें, और उसको, क्योंकि मैं देखता हूँ आप लोग, जब आप लोगों के व्यूज देखता हूँ ना, तो 4 या 5 व्यूज होते हैं। पूरी क्लास की तादाद जो है ना, आपकी क्लास की तादाद है गालिबन 60,
और व्यूज आते हैं आपके 5 या 6, तो इसका मतलब 5 या 6 लोग सीरियस हैं और बाकी सारे नॉन सीरियस एटीट्यूड है उनका। क्योंकि क्लास जब, जैसे अभी आपकी क्लास हो रही है तो 26 लोग यहाँ पे लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, 26 लोग, ऐसे ही ना। तो जब व्यूज आएंगे तो बाकी जो रिमेनिंग है वो किधर जाते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि 34 जो है, 34 जिन्होंने देखना है, जिन्होंने वीडियो देखनी है, जिन्होंने लेक्चर अटेंड नहीं किया, वो क्यों नहीं देख रहे? और अगर आप लोगों को यहाँ समझ आ जाती है तो ठीक है, समझ आ गई, ठीक है, आप लोगों के व्यूज नहीं होंगे, लेकिन जिन लोगों ने लेक्चर अटेंड नहीं किया उनके व्यूज तो आने चाहिए ना। ये तो पता लगना चाहिए ना, आप लोग उसको देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं और कमेंट्स लिख रहे हैं। इसको सीरियसली आप इसको देखा करें, क्योंकि क्लास में जब पेपर होगा तो उसमें आपके इन्हीं कंसेप्ट के अंदर से पेपर होगा। कोई नए सिरे से नहीं पढ़ाना पड़ेगा। हमारे कुछ ही लेक्चर रह गए हैं, 15 एक लेक्चर रह गए हैं हमारे, ठीक है, ओके।